हेलो एवरीवन, मैं कैट 223 आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका आज से 30 डे बचे हैं एस जेई मेन 2022 की एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ निरंतर बने हुए हूँ। आप अपना तैयारी कर रहे हैं, मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आप अपना अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैं वो तैयारी नहीं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मैं वो तैयारी कर रहा हूँ जो आप नहीं कर रहे हैं। तो उसी वही तैयारी को लेकर मैंने अपना आज फिर से आया हूँ इस वीडियो में लेकर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे पेपर्स का लगभग आपको मेन पॉइंट से बता दूंगा, एनालिसिस करके बता दूंगा सारे पेपर का। तो आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का एनालिसिस करने वाला हूँ। सॉइल मैकेनिक्स को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और इसको अगर पहले बना दूंगा वीडियो, पहले आपको आइडिया हो जाएगा तो आप अभी से ही मेहनत करते रहिएगा, इसके लिए समय ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में सेकेंड वीडियो उस पेपर पे ले आऊँगा जिसका सेकेंड में वेटेज ज़्यादा होगा। जैसे मेरे ख्याल से सर्वे या आरसीसी, ये दोनों में से कोई रहेगी सेकेंड वीडियो। तो आप चलिए ये वीडियो देखिए मैं क्या क्या हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स से आज से जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब आज से मेंस की 2020 से पहले या 2020 को भी इंक्लूड करके जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, सब में सॉइल मैकेनिक्स का क्या वेटेज रहा है, किस टॉपिक से कितने वेटेज रहे हैं, किस चैप्टर से कितने वेटेज रहे हैं, उस सब का मैं एनालिसिस किया हूँ, डिटेल एनालिसिस किया। उसके बाद मैं उसको सॉर्ट करके आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का टोटल 360 मार्क्स में से, मतलब 300 मार्क्स में मेंस में 60 मार्क्स एक्स्ट्रा रहती है। तो 360 मार्क्स में से आप 90 से 95, कभी कभी 100, कभी कभी 80, कभी कभी 60 या ज़्यादा टाइम में 90 ही आप एवरेज मान के चलिए, 90 मार्क्स की वेटेज सॉइल मैकेनिक्स की रहती है। तो ये 90 मार्क्स में आप, ये सॉइल मैकेनिक्स ऐसा पेपर है, आप जानते हैं न्यूमेरिकल पेपर है। 90 मार्क्स में आप 80 कोई नहीं रोकेगा अगर आप सॉइल मैकेनिक्स को ठीक कर लीजिएगा तो। और 80 मार्क्स बहुत होते हैं मेंस के लिए, अगर एक पेपर से आपको 80 मार्क्स मिल जाए तो इसलिए सॉइल मैकेनिक्स को सबसे पहले लाया। तो मैंने क्या किया है कि सॉइल मैकेनिक्स को टोटल 10 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, मोटा मोटी 10 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें मैंने बियरिंग कैपेसिटी, वेल फाउंडेशन में मैंने, बियरिंग कैपेसिटी में मैंने शैलो फाउंडेशन को रख दिया है, और वेल फाउंडेशन में मैंने डीप फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन को रखा है। और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को इसी में रख दिया। तो खैर इससे मतलब नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि आज तक जितने भी 2007 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी में सॉइल मैकेनिक्स टोटल 870 मार्क्स की पूछी गई है। टोटल 870 मार्क्स की पूछी गई है। देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। टोटल 870 मार्क्स की पूछी गई है। उसमें से प्रत्येक चैप्टर से कितने पूछे गए हैं, जैसे ये 10 चैप्टर है, इन 10 चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल 215 मार्क्स की पूछी गई है टोटल। उसमें से ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 25% यानी एक चौथाई मार्क्स की। अगर आपका ऐसे जे में इसमें 100 मार्क्स की सॉइल आती है तो समझिए 25 से 30 मार्क्स की प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से क्वेश्चन रहेगी। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में से इसमें जैसे फेमस क्वेश्चन वो रहेंगी, जैसे कि आपको दे देगा जी, ये वॉइड रेशियो, डेंसिटी इंडेक्स निकालने के लिए दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए दे देगा, वाटर कंटेंट निकालने के लिए दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको सेटलिंग वेलोसिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। लिक्विड लिक्विड प्लास्टिक लिमिट से भी क्वेश्चन आए हैं, एक दो बार आए हैं। फिर आपको बोरोपिट से वो जो रहती है क्वेश्चन, जिसमें रहता है कि आप बोरोपिट से कितना मिट्टी निकालिएगा कि एम्बैंकमेंट में उतना इतना क्वांटिटी के बराबर आप मिट्टी फिल कर सकें। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम चेंज करने पर दोनों का वाटर कंटेंट अलग रहता है, बोरोपिट और एम्बैंकमेंट की। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आई है, 3 बार आई है अभी तक 2007 से लेकर। फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल भी पूछी है। काइंडनेस मॉडुलस निकालने के लिए CC/CU, मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ ये सॉरी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये दोनों निकालने के लिए भी क्वेश्चन हमेशा आती हैं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए कि आप सब में आपका बेसिक जो फार्मूला है, वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, ये सब का फार्मूला आप, डेंसिटी इंडेक्स, ये सब का फार्मूला आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि उससे फिक्स क्वेश्चन है। कोर कटर मेथड से आप देख लीजिएगा डेंसिटी निकालने के लिए, ओवन ड्राइंग मेथड देख लीजिएगा। ये तो मैं आपको वो बताऊंगा जो आप छोड़ सकते हैं, जो आप सोचेंगे कि ये हार्ड है नहीं पूछेगा या ये आसान है नहीं पूछेगा, वो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिसे आपको ध्यान में रहे। तो अब सेकंड चैप्टर में देखते हैं इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर 80 मार्क्स की आई है अभी तक।
जिसमें वेटेज इसका 9% है। 9% इफेक्टिव प्रेशर का वेटेज ज़्यादा ही है, ज़्यादा आप मान सकते हैं, क्योंकि ये आती है इधर हाल फिलहाल में ही इफेक्टिव प्रेशर से क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले नहीं आती थी। इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में जैसे 2014-15 के बाद इसका वेटेज बढ़ने लगा। इसमें वही देगा आपको टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनाने के लिए देगा। तो इसमें ये बहुत आसान होती है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को भी। अब आती है परमिएबिलिटी और कैपेबिलिटी से। तो परमिएबिलिटी कैपेबिलिटी से 45 मार्क्स की आई है। इसमें कोई ज़्यादा है वेटेज भी नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। परमिएबिलिटी में मैं आपको यही बोलूँगा कि के एच और के भी का फॉर्मूला याद रखिए अच्छे से। परमिएबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन और एवरेज परमिएबिलिटी दोनों आप याद रखिए। दोनों तीनों फार्मूला, उसके बाद इससे क्वेश्चन आएगी तो आपसे बन जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप याद कर लीजिए। सिंबल्स को, फार्मूला के सिंबल्स को भी याद कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। सेकंड सबसे जो वेटेज ज़्यादा है वो कंपैक्शन कंसोलिडेशन का है। इसमें इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि कंपैक्शन से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है। कंपैक्शन से ज़्यादा देगा कि राइट डाउन फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन ऑफ सॉइल, ये ज़्यादा दे सकता है। ज़्यादा वो उससे ज़्यादा देगा कि कांस्टेंट एंड कांस्टेंट एंड परमिएबिलिटी टेस्ट भी आप ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट एंड और फॉलिंग एंड परमिएबिलिटी वो परमिएबिलिटी में ही है, वो भी पूछ सकता है परमिएबिलिटी टेस्ट में। इसमें कंपैक्शन में ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट से कंपैक्शन कैसे होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से। हालांकि मेथड बहुत कम चांस है ये टेस्ट पूछने का, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपैक्शन एक छोटा सा टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा टॉपिक है। मेन कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से न्यूमेरिकल आएंगे आपके, जिसमें आपको वो फाइनल सेटलमेंट का दे देगा, स्वेलिंग इंडेक्स का दे देगा। स्वेलिंग इंडेक्स दे देगा आपको, फाइनल कंपैक्शन इंडेक्स पूछ सकता है, या इनिशियल वॉइड रेशियो ये सब पूछ सकता है। फिर आप देख लीजिएगा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी सी भी निकालने के लिए दे देगा। उसमें आपको इनिशियल वॉइड रेशियो, ये भी एम भी ये सब दिया हुआ रहेगा, या इनडायरेक्टली रूप से निकालने के लिए दे देगा। तो आप वो भी ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वेलिन इंडेक्स देकर आपके से फाइनल सेटलमेंट पूछ सकता है, या उस फार्मूला से किसी भी वैल्यू को पूछ सकता है। तो मैं आपको बस ये रूबरू करवा देता हूँ कि आप उससे ध्यान रखिएगा उसको। ये फाइनल सेटलमेंट का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा जिसमें स्वेलिन इंडेक्स इंक्लूड हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टफ है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो उससे स्वेलिन इंडेक्स जिसमें इंक्लूड नहीं रहता वो तो आप आसानी से ही कर लीजिएगा, समझे। तो स्वेलिन इंडेक्स वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। सीपेज ऑफ नेट फ्लो से क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, सीपेज एंड नेट फ्लो से, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। हालांकि सॉइल में इसका कोई प्रॉपर चैप्टर बनता भी नहीं है, इसलिए आते भी नहीं है, तो इसको आप सीपेज को प्रायोरिटी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, शियर स्ट्रेंथ थर्ड थर्ड फोर्थ मान सकते हैं। थर्ड को बियरिंग कैपेसिटी को सेकंड में ही रखिए, इसको और इसको सेकंड में रखिए। कंपैक्शन कंसोलिडेशन और बियरिंग कैपेसिटी सबसे मेन आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, उस वो सबसे मेन है आपका। उसको देखिए, एसएससी जेई में ऐसा नहीं क्वेश्चन आते हैं कि एकदम ईएससी लेवल के आ जाए, ऐसा नहीं रहते हैं, क्योंकि एसएससी टीसीएस को भी मालूम है कि ये पेपर डिप्लोमा लेवल का है। तो डिप्लोमा लेवल का है तो वो अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से पूछते हैं, क्योंकि आपको बेसिक डिप्लोमा लेवल में तो बेसिक ही पढ़ाया जाता है ना। डिटेल में ईएससी लेवल में जाते हैं, जैसे कि छोड़िए। तो यहाँ देखिए आगे बियरिंग कैपेसिटीज देखिए। मैं ये बता रहा था कि जैसे कि आप डिटेल में जाइएगा तो वेल हाइड्रोलिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन वो डिप्लोमा लेवल में भी थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है, क्योंकि वेल हाइड्रोलिक्स डिटेल में इसलिए आ जाता है क्योंकि ये वेल हाइड्रोलिक्स जो है एक्वा फॉर्मूला क्वेश्चन इरिगेशन में भी आते हैं, सॉइल में भी आते हैं, और इन्वायरमेंट में भी आते हैं। तो इसलिए वेल हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन सॉइल में बन जाते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा में नहीं भी पढ़िएगा, सॉइल में नहीं पढ़िएगा तो इन्वायरमेंट में पढ़ना पड़ेगा, इरिगेशन में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको लगता होगा वेल हाइड्रोलिक्स से हार्ड है, डिप्लोमा में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये डिप्लोमा लेवल का ही क्वेश्चन है। तो अब वेल हाइड्रोलिक्स में जो एक्वाफर का क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान रखिएगा, तो वहाँ भी आएंगे। तो अभी आप देख लीजिए इधर शियर स्ट्रेंथ तीसरा, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट शियर स्ट्रेंथ। इसमें से मैं ये बोलूँगा कि इसमें से आप सबसे मेन, वेट रुकिए, इसमें से आप क्या करिएगा कि इस बार जो डायरेक्ट डायरेक्ट छोड़िए, मोर मोर सर्किल का एक फिगर आता है, डायग्राम आता है मोर सर्किल का, वो इस बार चांस है कि पूछ सकता है, क्योंकि वो 2017 में पूछा था और 2009 में पूछा था, शायद ऐसे ही।
तो इस बार चांस है मोर सर्किल पूछने का। उसके लिए आपको प्रोटेक्टर और स्केल दोनों ले जाने पड़ेंगे। कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल दोनों तीनों ले जाने पड़ेंगे। तो ये आप एग्जाम में लेकर जाइएगा, क्योंकि मोर सर्किट पूछेगा। वो आपको टाउ का और सिग्मा का मान दे देगा। आपसे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पूछ देगा। बोलेगा कि मोर सर्किट ड्रॉ करके ही बनाइए, बताइए सिग्मा 1 सिग्मा 3। आई होप आप समझ रहे होंगे सिग्मा 1 सिग्मा 3। ये प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। और आपको ये शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मोर सर्किट में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूँ। मोर सर्किट आप याद रखिएगा। ये पूछ सकता है इस बार मोर सर्किल डायरेक्ट शियर टेस्ट वाली। और इसमें और भी शियर स्ट्रेंथ में है, ट्राइएक्सियल टेस्ट से पूछ देती है। ट्राइएक्सियल टेस्ट, इवेंट शियर टेस्ट तो खैर ये तो कोई ज़्यादा है नहीं। इवेंट शियर टेस्ट पूछेगा तो आप फार्मूला लिख दीजिएगा। फुल पेनिट्रेशन रहेगा तो फार्मूला लिख दीजिएगा। हाफ पेनिट्रेशन के लिए भी फार्मूला होता है, वो दोनों फार्मूला लिख दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा, काम खत्म। हाँ, न्यूमेरिकल इसमें से आपसे ये पूछ सकता है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। ये फार्मूला आप भी ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला पर क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो शायद फार्मूला मैंने ठीक लिखा, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। हाँ शायद ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर सीआरसी से न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी पे आएंगे। और एक और होता है टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा tan फाई। तो ये भी फार्मूला होते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये डायरेक्ट सीआर टेस्ट की फार्मूला है। तो आप ध्यान रखिएगा फार्मूला सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा। इस फार्मूला से न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। सॉइल को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि सॉइल अगर आप अच्छा कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको दो तीन 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 पेपर और अच्छे करने होंगे। तो मोटा मोटी जितने 10-12 पेपर्स हैं उसमें से आप 5-6 को एकदम स्ट्रॉन्ग भी बना लीजिएगा ना। 5-6 छोड़िए, 4 से 5 पेपर आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। 4 पेपर चलिए रखते हैं, 5 भी नहीं, 4 पेपर एग्जैक्ट। 4 पेपर आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। उसमें आप 80-90% एक्यूरेसी के साथ आप जाइए कि हाँ अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं 80-90% श्योर हूँ कि इससे क्वेश्चन मैं इससे मार्क्स गेन कर लूँगा। इतने के साथ जाइए, आपका मेंस 100% हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप 300 में 300 अटैम्प्ट करें। आप जितना अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें 80% 90% एक्यूरेसी रखिए। 2019 2020 के बच्चों के साथ यही हुआ था, मतलब हुआ था 2019 पास आउट सिलेक्टेड बच्चों के साथ। लेकिन 2020 के एग्ज़ाम में हुआ था। हुआ क्या, जैसे कमेंट में भी आप लोग बहुत पूछते हैं कि सर 200 प्लस मार्क्स कैसे गेन किया जाए। तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि 200 गेन करने हैं। ये आप दो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। 2019 में मैक्सिमम बच्चों का 200 प्लस मार्क्स किया मेंस में। और जो बच्चे 2019 में सिलेक्टेड थे उनका तो रिजल्ट आया नहीं था 2020 के मेंस में। तो उन लोगों ने 2020 मेंस में बैठा। ठीक है। उन लोगों को लगा कि 2019 में मैंने 300 में 300 अटेम्प्ट किया, तो 2020 में मैं क्यों नहीं करूँगा 300 में 300 अटेम्प्ट। और 2020 में क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया, थोड़ा टफ किया था, मीडियम क्वेश्चन किया था, मीडियम लेवल का था। 2020 में एग्ज़ाम देने गए 2019 वाले बच्चे। तो उनको लगा कि यार मैंने 2019 में 300 अटेम्प्ट किया था, यहाँ 200 भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, टाइम नहीं बच पा रहा था। इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आ रहे थे, तो टाइम नहीं बच रहा था। तो वो सब 200 प्लस भी उनको लगने लगा था आधा एक घंटा के बाद ही कि मैं 200 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। वो लोग पैनिक कर गए, मैं खुद भी पैनिक कर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं 200 प्लस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। बहुत लोगों के साथ हुआ जो 2019 में सिलेक्टेड है, उन सभी से मैं पूछता हूँ, या जो नहीं भी सिलेक्ट हो पाए उनसे भी पूछता हूँ, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि मुझे आदत हो गया था कि 2019 में मैंने 300 अटेम्प्ट किया है, 300 में 300, तो इस बार कैसे नहीं होगा। तो वो वहाँ पैनिक कर गए। तो आप ये ना नहीं सोचिए, पेपर का लेवल अलग अलग टाइम में अलग अलग रहती है। अगर कभी 150 पर भी 150 भी अगर कोई मेंस में ला देता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। कभी 200 भी लाता है उसका भी नहीं हो पाता। 2020 में 2019 वाले पेपर में जो बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका 210 215 नंबर आया था, मार्क्स आया था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि 2020 में बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 120 130 मार्किंग किया, वो सिलेक्ट हो गए, सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हो गए। तो आप प्रीवियस ईयर से मत कोरिलेट करिए, या ये मत सोचिए कि हमें 200 प्लस मार्क्स लाना। हाँ, आप अपने एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करिए कि हम 200 प्लस लगभग लाएंगे। लेकिन वो पेपर के अनुसार डिपेंड करेगा। कोई पेपर ऐसा होगा कि आप 200 अटेम्प्ट भी ना कर पाए, तो वो सबके लिए टफ हो जाएगा। तो इससे पैनिक नहीं करिएगा, एग्जाम टाइम में आप ध्यान रखिएगा। पैनिक नहीं करना है, आप जितना पढ़े हैं उतना ही बनाए, उतना ही बस अच्छा से बनाइएगा। अगर पेपर टफ हो जाती है तो आप अपने इफ़िशियंसी पर ध्यान दीजिएगा। आप जितना बना सकते हैं उसी को बस बनाइएगा। तो चलिए, सी आर स्ट्रेंथ भी हो गया। तो हम लोग देखते हैं अर्थ प्रेशर।
अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अगर पेपर टफ करना होगा तो एग्जामिनर अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन जरूर देगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ प्रेशर वही रिटेनिंग वाल वाली, इसमें एक्टिव पैसिव स्टेट दोनों होती है, कोहेसिव नॉन कोहेसिव सॉइल दोनों होती हैं। तो 4 तरीके का आपको फार्मूला बनेगा, चारों तरीके का फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा इस, उसके बाद ये बन जाएगा ठीक ना। 4 फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये अर्थ प्रेशर बहुत आसान है, अर्थ प्रेशर और ये कौन सा दूसरा चैप्टर इफेक्टिव प्रेशर, ये दोनों मिलता जुलता है, बस अर्थ प्रेशर में एक कोफिशिएंट आ जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बियरिंग कैपेसिटी ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे लायबल चैप्टर यही है, मतलब कि इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन आने ही है ऐसा, इस तरह इसलिए मैंने इसको लायबल बोला। तो ये बियरिंग कैपेसिटी से 125 मार्क्स की आई है टोटल 870 में, यानी कि 14% वेटेज ये रखती है। तो आप ये फ़ोटो मैं डाल भी दूंगा ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा सिविल गाइड 273 273 टेलीग्राम ग्रुप है। नहीं तो लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये बियरिंग कैपेसिटी में अब देखते हैं इससे क्या क्या पूछते हैं। बियरिंग कैपेसिटी में बहुत बार पूछे हैं, एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में नोट लिखिए, प्लेटलेट टेस्ट, ये सब तो थ्योरेटिकल में हो गया, लेट लोड सेटलमेंट कर्व, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी, ये सब तो थ्योरेटिकल में पूछ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपसे अल्टीमेट लोड पूछेगा, अल्टीमेट लोड ऑफ अ स्ट्री फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग, सभी का पूछता है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, वाटर टेबल डाउन होगा तो क्या होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाटर टेबल डाउन होगा तो क्या होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वाटर टेबल डाउन होने के बाद का भी कंडीशन हमें याद रहे, तो ये ध्यान में से रख के जाइएगा। मेरे ख्याल से सॉइल में अगर सॉइल टफ होगा तो मात्र 2 चैप्टर से टफ होते हैं, एक बियरिंग कैपेसिटी से और शियर स्ट्रेंथ से, बाकी सारे चैप्टर तो बच्चे पढ़े हुए ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ देने लगते हैं तो इन दोनों सॉरी शियर से गलती बोल दिया, अर्थ प्रेशर से बोला, अर्थ प्रेशर और बियरिंग कैपेसिटी इन दोनों के कारण ही ये टफ हो जाते हैं, अर्थ प्रेशर से और बियरिंग कैपेसिटी से। तो ये दोनों आप अच्छे से करके जाइएगा। टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें समय लगते हैं बनाने में, इन दोनों चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें समय लगते हैं, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब आते हैं वेल फाउंडेशन से। मैंने जैसा कि बताया कि वेल फाउंडेशन में कॉमन एक क्वेश्चन है, वही एक्वा वाला, कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वा वाली कॉमन क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछती है, 18 में भी पूछी थी, 20 में भी पूछी, इस बार पूछ सकती है, नहीं भी पूछ सकती है, कम चांस है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ऐसे होते हैं कि जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा वो 2020 में भी पूछ दिया, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 2009 में पूछा वो 2020 में पूछ रहा है, ऐसे भी हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो 2018 में 19 में पूछा है वो 2020 में उठाकर पूछ दिया, मतलब इतने डिट्टो हूबहू क्वेश्चन छापे जाते हैं। वेल फाउंडेशन से, वेल हाइड्रोलिक से तो वो क्वेश्चन इक्वाफोर वाली हूबहू छाप दिया गया था 2018 वाली क्वेश्चन को 2020 में, तो इसलिए 2020 का पेपर लगभग मोटा मोटी 2018 जैसी हो गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, वेल हाइड्रोलिक से बस यही मेन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हाइड्रोलिक्स में भी पढ़नी है, इरिगेशन में पढ़नी है, सॉरी इन्वायरमेंट में, इरिगेशन में शायद नहीं पढ़नी है, इन्वायरमेंट में पढ़नी है। इन्वायरमेंट, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, सॉइल सब ये मिलता जुलता ही है वेल हाइड्रोलिक्स के लिए, तो ये चारों में आ जाती है, तो इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक्वाफर वाली इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 2 पाई KB इंटू H1 - H2 इंटू लॉग 10 R2/R1, यही फॉर्मूला है कुछ, 2.3 लॉग 10 बेस R2/R1, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आप। फिर वो ये मैंने कन्फाइंड एक्वाफर का बोला, अनकन्फाइंड एक्वाफर का भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं होगा, इसके अब्रेविएशन को भी ध्यान रखिए कि कौन सा अब्रेविएशन क्या बोलता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी साइड इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा बहुत आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं भी पढ़े हुए रहेगा तो, लेकिन एक बार घूम फिर लीजिएगा, वो एरिया उरिया वाला देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी मैं यही बोलूँगा कि आप सॉइल को सबसे पहले वेटेज दीजिए और सबसे मेन वेटेज में इसको रखिए, बिना सॉइल के आप एग्जाम मेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना सॉइल मैकेनिक्स के, इसलिए मैंने सबसे पहले इसका डिस्कशन किया। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ सुधार भी चाहते हैं या किसी तरह का सजेशन, चाहे वो सुधार से हो या फिर अच्छा अच्छा से हो, आप जैसा भी सजेशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए जय हिंद।